नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आप चैनल पर दी जाने वाली सभी जानकारी केवल सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम किसी भी निवेश, कानूनी या वित्तीय सलाह के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। प्रस्तुत समाचार सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित है और किसी भी निर्णय की जिम्मेदारी केवल दर्शक की अपनी है। तो आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे सामने आज भारत के दो जाने माने क्रिप्टो एक्सचेंज हैं, वजीरेक्स और कॉइनडीसीएक्स। और दोनों ही हाल फिलहाल में काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन शायद अच्छी वजहों से नहीं। ऐसा लग रहा है कि दोनों के लिए मुश्किलों का दौर चल रहा है। हाँ बिल्कुल, खबरें तो कुछ ऐसी ही आ रही हैं। एक तरफ कॉइनडीसीएक्स है जहां से एक बड़ी चोरी की बात सामने आई है, और दूसरी तरफ वजीरेक्स, वो तो अपनी पुरानी मुश्किलों से निकलने की कोशिश कर रहा है कानूनी तौर पर। जी, तो चलिए इन स्रोतों में जो जानकारी है उसे थोड़ा और खोलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। कॉइनडीसीएक्स में असल में हुआ क्या, ये इंटरनल अकाउंट से चोरी का क्या मतलब है, और वजीरेक्स की कानूनी लड़ाई वो कहां तक पहुंची है, क्या वाकई यूजर्स को पैसा वापस मिलेगा, और हाँ, इन सब के बीच जो आम निवेशक हैं उन्हें क्या ध्यान रखना चाहिए। शुरुआत कॉइनडीसीएक्स से करते हैं। खबर पक्की है कि लगभग 378 करोड़ यानी करीब $44 मिलियन की क्रिप्टो उनके यहां से गायब हुई है। जी हाँ, अमाउंट तो बहुत बड़ा है, 378 करोड़। बिल्कुल, और कॉइनडीसीएक्स ने खुद माना है ये। हाँ, उन्होंने कंफर्म किया है। लेकिन साथ में फौरन ये भी साफ कर दिया कि चोरी उनके एक आंतरिक खाते से हुई है, इंटरनल अकाउंट से। जी, और उनका दावा है कि यूजर्स के फंड्स वो पूरी तरह सुरक्षित हैं। हाँ, क्योंकि वो कोल्ड वॉलेट्स में रखे थे, ऐसा उनका कहना है। ये थोड़ा समझाइए, ये इंटरनल अकाउंट और कोल्ड वॉलेट मतलब इनमें क्या फर्क है? क्या इंटरनल अकाउंट कम सेफ होते हैं? हाँ, देखिए, ये समझना जरूरी है। कोल्ड वॉलेट को आप एक तरह की डिजिटल तिजोरी समझ लीजिए। ये इंटरनेट से सीधे कनेक्टेड नहीं होते हैं, तो एक्सचेंजेस ज्यादातर यूजर्स का जो बड़ा हिस्सा होता है फंड्स का, वो यहीं रखते हैं ताकि ऑनलाइन हैकिंग का खतरा कम हो। अच्छा। ये इंडस्ट्री में एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। दूसरी तरफ होते हैं इंटरनल अकाउंट, या जिन्हें हॉट वॉलेट भी कहते हैं। ये वो खाते होते हैं जिन्हें एक्सचेंज अपने रोज के काम के लिए इस्तेमाल करता है, जैसे ट्रेडिंग फीस कलेक्ट करना, या शायद स्टाफ को पेमेंट करना, या दूसरे ऑपरेशनल खर्चे। ये खाते अक्सर इंटरनेट से जुड़े होते हैं, या कह लीजिए एक्सेसिबल होते हैं, ताकि लेन देन फटाफट हो सके। तो ऐसा लगता है कि कॉइनडीसीएक्स का जो ऑपरेशनल फंड था उस पर अटैक हुआ, न कि यूजर्स के डिपॉजिट्स पर। अच्छा, तो मतलब यूजर्स का पैसा सेफ था, लेकिन एक्सचेंज को खुद अपनी जेब से भारी नुकसान हुआ। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने एक और बड़ी बात कही है कि वो ये पूरा 378 करोड़ का नुकसान खुद उठाएंगे। हाँ, यूजर्स पर कोई बोझ नहीं आएगा। हाँ, और ये फैसला अपने आप में बहुत मायने रखता है। इतने बड़े नुकसान की जिम्मेदारी लेना, वो भी क्रिप्टो जैसे वॉलेटाइल मार्केट में, ये कंपनी की तरफ से भरोसा बनाए रखने की एक, आप कह सकती हैं, गंभीर कोशिश है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि वो मान रहे हैं कि उनकी ऑपरेशनल सिक्योरिटी में कहीं चूक हुई, और वो उसकी कीमत चुकाने को तैयार है। ये शायद रेगुलेटर्स और इन्वेस्टर्स को भी एक मैसेज है कि भाई, हम जिम्मेदार हैं। सही बात है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने चोरी हुए फंड्स को वापस पाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। भारत का सबसे बड़ा क्रिप्टो रिकवरी बाउंटी प्रोग्राम लॉन्च किया है। हाँ, मैंने भी पढ़ा इसके बारे में। जो भी इन फंड्स को रिकवर करने में मदद करेगा, उसे रिकवर की गई रकम का 25% तक इनाम मिलेगा। 25%? ये बहुत बड़ा इंसेंटिव है। हाँ, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी वेबसाइट, ऐप, ट्रेडिंग, डिपॉजिट, विड्रॉल सब नॉर्मल चल रहा है। ये बाउंटी प्रोग्राम उनकी प्रोएक्टिवनेस दिखाता है। मतलब वो सिर्फ नुकसान मानकर चुप नहीं बैठे हैं, बल्कि चोरों से पैसा वापस लाने के लिए कम्युनिटी की मदद मांग रहे हैं। हाँ। क्रिप्टो वर्ल्ड में ये तरीका अब काफी कॉमन हो गया है। ब्लॉकचेन की मदद से ट्रैकिंग की कोशिश होती है, और 25% इनाम तो यही दिखाता है कि वो रिकवरी को लेकर कितने सीरियस है। बिल्कुल। ये ट्रांसपेरेंसी और एक्शन शायद यूजर्स का भरोसा जीतने में मदद करेगा। तो ये तो हुई कॉइनडीसीएक्स की बात, जिन्होंने हैक के बाद तेजी से एक्शन लिया और नुकसान भरने का वादा किया। जी। अब आते हैं दूसरे बड़े भारतीय एक्सचेंज पर, वजीरेक्स। इनकी कहानी थोड़ी अलग है, थोड़ी पुरानी भी। हाँ, इनका मामला तो काफी वक्त से चल रहा है। जी, ये पिछले एक बड़े नुकसान से उभरने के लिए कानूनी प्रक्रिया में है। बिल्कुल, याद होगा, जुलाई 2024 में वजीरेक्स पर एक बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ था। हाँ, करीब $230 मिलियन, मतलब लगभग 1900 करोड़ का नुकसान। जी। वो भारतीय क्रिप्टो इतिहास की शायद सबसे बड़ी घटनाओं में से एक थी। हजारों यूजर्स का पैसा फंस गया था। तो जाहिर है, इतनी बड़ी रकम एक्सचेंज फौरन तो नहीं चुका सकता था। नहीं, बिल्कुल नहीं।
इसीलिए कंपनी को सिंगापुर की अदालत में जाना पड़ा, जहां वो रीस्ट्रक्चरिंग यानी पुनर्गठन की प्रक्रिया से गुजर रही है। ये रीस्ट्रक्चरिंग या पुनर्गठन, इसका मतलब क्या है इस केस में, और मामला सिंगापुर में क्यों चल रहा है, भारत में क्यों नहीं? हाँ, देखिए, रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब है कि कंपनी कोर्ट की देखरेख में अपने कर्ज चुकाने और बिजनेस को फिर से पटरी पर लाने के लिए एक नया प्लान बना रही है। क्योंकि वो अभी की स्थिति में सभी लेनदारों को, मतलब जिनका भी पैसा वजीरेक्स पर फंसा है, चाहे वो यूजर हो या कोई और कंपनी, उनको एक साथ पूरा पेमेंट नहीं कर सकती। अच्छा। और सिंगापुर में मामला शायद इसलिए है क्योंकि वजीरेक्स की जो पेरेंट कंपनी है या उसकी जो लीगल स्ट्रक्चरिंग है वो सिंगापुर से जुड़ी हो सकती है। कई क्रिप्टो कंपनियां टैक्स या रेगुलेशन के फायदों के लिए सिंगापुर जैसी जगहों पर रजिस्टर होती हैं। तो ये केस सिंगापुर के कानूनों के तहत चल रहा है। और इस केस में जो ताज़ा खबर है वो काफ़ी दिलचस्प है। पहले कोर्ट ने वजीरेक्स का रिफंड प्लान रिजेक्ट कर दिया था। हाँ, ऐसा सुनने में आया था। लेकिन अब एक नया संशोधित प्लान पेश किया गया और उसे 95% से ज्यादा लेनदारों ने मंजूरी दे दी है। ओ, ये तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट है ना? 95%। हाँ, ये वाकई एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है। 95% लेनदारों की सहमति मिलना ये दिखाता है कि जिन लोगों का पैसा फंसा है उनमें से ज्यादातर लोग अब इस नए समाधान से सहमत है। ये सिंगापुर कोर्ट के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि ये प्लान शायद प्रैक्टिकल है और ज्यादातर लोगों को मंजूर है। हालांकि हमें ये नहीं पता कि इस 95% में कौन लोग हैं, बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ज्यादा हैं या छोटे रिटेल यूजर। हाँ, ये डिटेल नहीं है। लेकिन इतनी बड़ी सहमति अपने आप में बहुत मायने रखती है। पहला प्लान क्यों रिजेक्ट हुआ था और इस नए वाले में क्या बदला है, ये भी जानना इंटरेस्टिंग होता, पर खैर वो जानकारी अभी नहीं है। नहीं, वो साफ नहीं है कि प्लान में क्या बदला। लेकिन इस सहमति के बाद सिंगापुर हाई कोर्ट ने अब एक नई टाइमलाइन दी है। सभी लेनदारों और वजीरेक्स को अपने अपने एफिडेविट्स, मतलब कानूनी शपथ पत्र और दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं। अच्छा, तो अगर सब ठीक रहा तो क्या उम्मीद करें, पैसा मिलना शुरू हो जाएगा यूजर्स को? देखिए, 95% सहमति एक बहुत बड़ी बाधा पार करने जैसा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये फाइनल अप्रूवल नहीं है। अच्छा। अभी भी कोर्ट को इस संशोधित प्लान को फॉर्मली अप्रूव करना होगा। उसके बाद ही प्लान को लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें अभी भी कुछ महीने लग सकते हैं। कानूनी प्रक्रियाएं अक्सर थोड़ी जटिल होती हैं, टाइम लेती हैं। सही बात है। देरी भी हो सकती है। लेकिन हाँ, ये निश्चित रूप से उन हजारों यूजर्स के लिए उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण है जो महीनों से अपने फंड्स का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल। तो एक तरफ CoinDCX है जो हाल के नुकसान से निपट रहा है जी, दूसरी तरफ वजीरेक्स जो पुरानी देनदारियों को सुलझाने की कोशिश में एक कदम आगे बढ़ा है। जी। लेकिन इन दोनों ही सिचुएशंस का फायदा उठाने वाले भी पीछे नहीं हैं। हाँ, ये तो होना ही था। ये एक चिंताजनक बात है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है जब भी इस तरह की कोई बड़ी घटना होती है जहां लोगों का पैसा फंसा होता है या एक चिंता का माहौल होता है, स्कैमर्स एक्टिव हो जाते हैं। बिल्कुल, फौरन सक्रिय हो जाते हैं। जी, हमारे स्रोतों से पता चला है कि सोशल मीडिया पर, खासकर ट्विटर, अब एक्स और टेलीग्राम पर वजीरेक्स और CoinDCX के नाम से नकली वेबसाइट्स, फेक कस्टमर सपोर्ट नंबर, स्कैम लिंक्स, ये सब फैलाए जा रहे हैं। लोगों को मैसेज आ रहे हैं कि हम आपका फंसा हुआ वजीरेक्स अकाउंट तुरंत अनलॉक करा देंगे, या फिर CoinDCX रिफंड प्रोसेस के लिए अपना OTP यहाँ डालिए। बाप रे, ये तो क्लासिक फिशिंग और स्कैमिंग टैक्टिक्स हैं। स्कैमर्स लोगों की घबराहट और जल्दी पैसा वापस पाने की जो इच्छा होती है उसका फायदा उठाते हैं। हाँ, वो अक्सर बिल्कुल असली दिखने वाली नकली वेबसाइट या सोशल मीडिया प्रोफाइल बना लेते हैं और फिर लोगों से उनकी पर्सनल जानकारी, पासवर्ड या सबसे खतरनाक OTP यानी वन टाइम पासवर्ड मांगते हैं। तो इसका सीधा मतलब यह है कि यूजर्स को भाई बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। बिल्कुल, एक्सट्रीमली केयरफुल। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करना है, किसी भी संदिग्ध कॉल या मैसेज पर भरोसा नहीं करना है, और अपनी कोई भी पर्सनल जानकारी या OTP तो किसी के साथ शेयर करना ही नहीं है। एकदम सही कहा आपने। ये याद रखना बहुत जरूरी है। कोई भी असली एक्सचेंज या बैंक वो कभी भी आपसे फोन पर या ईमेल पर या सोशल मीडिया पर आपका पासवर्ड या OTP नहीं मांगेगा, कभी नहीं। OTP तो आपके अकाउंट की चाबी है। अगर आपने किसी को दे दिया तो समझ लीजिए अकाउंट खाली। बिल्कुल। किसी भी जानकारी के लिए या मदद के लिए हमेशा एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट URL को ध्यान से देखकर या उनके वेरीफाइड ऐप या ईमेल चैनल का ही इस्तेमाल करें।
सोशल मीडिया पर दिखने वाले हर कस्टमर केयर नंबर या लिंक पर भरोसा करना बहुत खतरनाक हो सकता है। ये वाकई एक बहुत ज़रूरी चेतावनी है। क्रिप्टो स्पेस वैसे ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है और ऐसे टाइम पर गलत सूचना और फ्रॉड का खतरा और बढ़ जाता है। बिल्कुल, डिजिटल सिक्योरिटी और अवेयरनेस हमेशा ज़रूरी है, लेकिन ऐसे समय में इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। यूजर्स को चाहिए कि वो किसी भी खबर को मल्टीपल भरोसेमंद सोर्स से कंफर्म करें और किसी भी कम्युनिकेशन की ऑथेंटिसिटी को डबल चेक करें, खासकर अगर उसमें पैसे या पर्सनल जानकारी की बात हो। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो CoinDCX ने हालिया हैक के बाद नुकसान की जिम्मेदारी ली है, बाउंटी प्रोग्राम लॉन्च किया है, स्थिति संभालने की कोशिश की है और उनकी सेवाएं फिलहाल नॉर्मल चल रही हैं। हाँ, ये उनके मौजूदा यूजर्स के लिए कुछ राहत की बात हो सकती है, हालांकि उनकी इंटरनल सिक्योरिटी पर सवाल तो उठे हैं। हाँ, वो तो है। वहीं वजीरेक्स के मामले में महीनों की अनिश्चितता के बाद लेनदारों की सहमति से एक पॉजिटिव मोड़ आया है। जी, अब सबकी नजरें सिंगापुर कोर्ट के फाइनल फैसले पर हैं। बिल्कुल। ये केस दिखाता है कि कैसे एक बड़े नुकसान के बाद एक्सचेंज को वापसी करने में कितनी कानूनी और प्रोसीजरल दिक्कतें आ सकती हैं। सही बात है। और सबसे जरूरी बात, दोनों ही एक्सचेंजों के यूजर्स को इस कंफ्यूजन और अनिर्भरता के माहौल में स्कैम से बहुत ज्यादा सावधान रहना है। हाँ, आपकी अपनी अलर्टनेस ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। बिल्कुल। और यहाँ एक बड़ा सवाल शायद सोचने के लिए ये भी है कि ये दोनों मामले क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए क्या सबक लेकर आते हैं। देखिए, एक एक्सचेंज CoinGDX को इंटरनल ऑपरेशनल प्रॉब्लम से नुकसान हुआ जिसे वो खुद भर रहा है। दूसरा, WazirX एक बाहरी अटैक का शिकार हुआ और अब लीगल रिस्ट्रक्चरिंग से गुजर रहा है। जी, ये दोनों स्थितियां दिखाती हैं कि क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए सिक्योरिटी और क्राइसिस मैनेजमेंट कितना जरूरी है। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने या उनके असर को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या एक्सचेंजों के लिए कोई स्ट्रॉन्ग इंश्योरेंस पॉलिसी कंपल्सरी होनी चाहिए? क्या रेगुलेटर्स को और सख्त सिक्योरिटी ऑडिट लागू करने चाहिए? या फिर क्या यूजर्स को भी अपनी क्रिप्टो होल्डिंग्स को एक्सचेंज के बजाय अपने पर्सनल वॉलेट में रखने के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए? ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल हैं। शायद इन घटनाओं से इंडस्ट्री और रेगुलेटर्स दोनों ही कुछ सीखेंगे। देखना होगा कि आने वाले समय में WazirX के यूजर्स के लिए क्या समाधान निकलता है और ये पूरा घटनाक्रम भारतीय क्रिप्टो मार्केट पर क्या असर डालता है। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं।